मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के ऊष्मागतिकी सेकंड का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और वह है मिश्रित करने की गिब्स ऊर्जा, गिब्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। तो हमने कल जो पढ़ा था उससे आगे का ये पार्ट है, और जिसमें अपने पढ़ा था कि पी वी व टी के साथ जी व ए का परिवर्तन या गिब्स फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा का दाब, आयतन व ताप के साथ परिवर्तन, और हमने इसको कल पढ़ा था। उसके आगे का ही पार्ट ये है, या गिब्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, मिश्रित करने की गिब्स ऊर्जा। देखिए क्या होती है मिश्रित करने की गिब्स ऊर्जा। तो हम बात करते हैं, चूँकि गैसों में मिश्रित होने की स्वतः प्रवृत्ति होती है। गैस जो होती हैं या गैसेस जो होती हैं वो अपने आप मिक्स होने का नेचर रखती हैं, टेंडेंसी रखती हैं। अतः इसमें गिब्स ऊर्जा के मान में कमी होनी चाहिए, और यही बात हमारे को प्रूव करनी है आगे कि जब अपने आप कोई प्रोसेस अगर होना चाहता है या कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना चाहता है तो उसके कारण से या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, उसका मान नेगेटिव होना चाहिए या उसमें कमी आनी चाहिए। इसी बात को हम प्रूव करते हैं। तो देखिए, माना हमारे पास प्रारंभिक अवस्था में 3 गैस पृथक पृथक हैं जो समान ताप व दाब पर हैं लेकिन भिन्न भिन्न मात्रा में हैं। चित्र ए में देखते हैं, प्रारंभिक अवस्था में सब में जो ताप व दाब है वह टी व पी है और उनकी गैस की मात्रा N1, N2, N3 है। अंतिम अवस्था में जो है उनको ताप व दाब तो वही है, परंतु उनको मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास N आ जाता है, और N जो होता है वो किसके बराबर होगा? N1 प्लस N2 प्लस N3 के बराबर। चूँकि अब हम जानते हैं, चूँकि G बाई एन इज इक्वल टू म्यू होता है, और G बाई एन क्या होता है? प्रति मोल गिब्स ऊर्जा, या फिर इसको मोलर गिब्स ऊर्जा भी कह सकते हैं। और मोलर गिब्स ऊर्जा को हमने म्यू द्वारा प्रदर्शित किया था। ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि प्रति मोल गिब्स ऊर्जा जो है वो G बाई एन होती है, और उसको अपन म्यू द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि G बाई एन इज इक्वल टू म्यू है, तथा G बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? एन म्यू हो जाएगा। अतः 3 पृथक पृथक गैसों के लिए हमारे पास G1 बराबर हो जाएगा N1 म्यू1 जीरो। क्योंकि मैंने आपको बताया था इनिशियल स्टेट के लिए अपन क्या लगा देते हैं? जीरो लगा देते हैं, या इसको नॉट भी बोलते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा G1 इज इक्वल टू N1 म्यू1 जीरो, और G2 बराबर हो जाएगा N2 म्यू2 जीरो। इसी प्रकार G3 बराबर हो जाएगा N3 म्यू3 जीरो। और प्रारंभिक अवस्था में इनकी कुल गिब्स ऊर्जा का मात्रा, या जो प्रारंभिक अवस्था में कुल गिब्स ऊर्जा जो होगी वो इन सब का योग के बराबर होगी। तो हम इसको ये कह सकते हैं जी इनिशियल बराबर हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3, और इज इक्वल टू हो जाएगा, इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा N1 म्यू1 जीरो प्लस N2 म्यू2 जीरो प्लस N3 म्यू3 जीरो। या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं समेशन आई NI म्यू आई जीरो। लेकिन अंतिम अवस्था में इनको मिलाने पर कुल अंतिम गिब्स ऊर्जा होगी, जी फाइनल जो होगी वह होगी N1 म्यू1 प्लस N2 म्यू2 प्लस N3 म्यू3 इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन आई NI म्यू आई। अब दोनों को मिश्रित करने पे गिब्स ऊर्जा जो होगी वह किसके बराबर होगी? डेल्टा जी मिक्सिंग बराबर हो जाएगा जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। अब सबका मान रख देंगे तो डेल्टा जो जी मिक्सिंग होगी वो हो जाएगी N1 म्यू1 प्लस N2 म्यू2 प्लस N3 म्यू3 माइनस N1 म्यू1 जीरो प्लस N2 म्यू2 जीरो प्लस N3 म्यू3 जीरो। अब हम इसको खोल लेंगे तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? N1 म्यू1 प्लस N2 म्यू2 प्लस N3 म्यू3 माइनस N1 म्यू1 जीरो माइनस N2 म्यू2 जीरो माइनस N3 म्यू3 जीरो। ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर वाली सारी की सारी माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब अपन इनको रीअरेंज करके लिख सकते हैं,
जो n1 है या μ1 वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा n1 μ1 माइनस n1 μ1 0 प्लस n2 μ2 माइनस n2 μ2 0 प्लस n3 μ3 माइनस n3 μ3 0। अब डेल्टा मिक्सिंग इज इक्वल टू हो जाएगा n1 μ1 माइनस μ0 प्लस n2 μ2 माइनस μ2 0 प्लस n3 μ3 माइनस μ3 0। हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू समेशन आई एन आई म्यू आई माइनस म्यू आई जीरो। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, तीनों को एक जगह लिखें, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू जी फाइनल माइनस जी इनिशियल इज इक्वल टू समेशन आई एन आई म्यू आई माइनस समेशन आई एन आई म्यू आई जीरो इज इक्वल टू समेशन आई एन आई म्यू आई माइनस म्यू आई जीरो। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आई का मतलब होता है इंडिविजुअल एंटिटी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी एक के लिए इंडिविजुअल होता है, तो ऐसे नंबर ऑफ गैसेज हो सकती हैं। तो हम अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू आर टी समेशन एन आई एल एन एक्स आई। क्योंकि हम जानते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार पी इज इक्वल टू एक्स पी डैश होता है, तो पी डैश जो है वो कांस्टेंट है। हमने पहले ही बताया है कि ताप व दाब कांस्टेंट है, तो P बराबर हो जाएगा हमारे पास X। तो हम जो P है हमारे पास इक्वेशन, उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो मैंने आपको बताई है, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू आर टी समेशन आई एल एन आई एल एन एक्स आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एन आई को हम एक्स आई अपॉन एन के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n मोलों की संख्या है। ठीक है, तो हम आप जानते ही हो क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है एक्स आई अपॉन एन आई। ठीक है, तो सॉरी, एक्स आई इज इक्वल टू होता है एन आई अपॉन एन। ठीक है, इंडिविजुअल मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। किसी अपन मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, किसी अवयव का मोल भिन्न बटा हुआ कुल मोलों की संख्या। तो हम एक्स आई के बराबर लिख सकते हैं एन आई अपॉन एन। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी डेल्टा जी मिक्सिंग आर टी समेशन आई एन आई एल एन एक्स आई, तो एक्स आई की जगह अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एन आई अपॉन एन। ठीक है, ये लिख देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अल्टीमेटली ये आ जाएगी, एन आई के बराबर हमने वैल्यू रख दी एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, तो डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी अपॉन एन को अपने बाहर ले लिया, तो हम यूँ कह सकते हैं एन आर टी इंटू समेशन आई एक्स आई एल एन एक्स आई, ये हो जाएगा। क्योंकि एक्स आई जो है वो भिन्नात्मक संख्या होती है, पहले ही बता सकते हैं हमारे पास जो है एक्स आई जो होगी वो भिन्नात्मक संख्या होगी। अतः इसका लघु गुणक का मान जो है, इसका जो लघु गुणांक होता है या इसका लोग लेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। समीकरण होगी तो समीकरण में जो है दाईं ओर का भाग ऋणात्मक हो जाए। इससे ये सिद्ध होता है कि मिश्रित करने से तंत्र की गिब्स ऊर्जा के मान में कमी आती है। क्या आएगी, मिश्रित करने से तंत्र के गिब्स ऊर्जा के मान में कमी आती है। यदि एक द्विअंगी मिश्रण लिया जाए जिसमें एक्स आई एक्स वन बराबर एक्स तथा एक्स टू बराबर एक्स माइनस वन हो, तो उक्त समीकरण निम्न प्रकार की होगी, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू होगा एन आर टी इंटू एक्स एल एन एक्स प्लस वन माइनस एक्स एल एन वन माइनस एक्स। अब देखिए हमने ये जो चित्र लिया है या ग्राफ जो बनाया है उसमें डेल्टा जी मिक्सिंग अपॉन एन आर टी लिया है, तो बाकी का जो पार्ट हो जाएगा वो इसके समानुपाती हो जाएगा, तो हमारे पास x हो जाएगा। तो x का मान अगर आधा आता है, हाफ होता है x का मान, इस चित्र से स्पष्ट हो रहा है x की वैल्यू क्या है, जहाँ पर हाफ है ये वैल्यू, हाफ न्यूनतम होता है या लोवेस्ट होता है। अर्थात एक द्विअंगी मिश्रण में दोनों अवयवों की मात्रा बराबर होने पर तंत्र की गिब्स ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। या हम अगर बराबर बराबर मात्रा में दो
गैसें लें जिनकी जो है मात्रा है वॉल्यूम बराबर हो, तो हमारे पास जो गिब्स एनर्जी का मान होगा उस समय सबसे कम होगा। उनको मिक्स करेंगे तो सबसे कम होगा, जो कि चित्र से स्पष्ट है। अब हम लास्ट टॉपिक इसका पढ़ रहे हैं, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज समीकरण। इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। गिब्स और हेल्महोल्ट्ज समीकरण देखिए क्या है। गिब्स ऊर्जा की परिभाषा G बराबर H माइनस टी एस से डेल्टा G, डेल्टा H व डेल्टा S में संबंध स्थापित किया जा सकता है, और हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की परिभाषा A बराबर U माइनस टी एस से डेल्टा A, डेल्टा U व डेल्टा S में संबंध स्थापित किया जा सकता है। इन्हीं संबंधों को गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहा जाता है। माना किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में उसकी गिब्स ऊर्जा, एंथैल्पी व एंट्रोपी के मान क्रमशः G1, H1 तथा S1 है, और स्थिर ताप T पर किए गए किसी परिवर्तन के बाद गिब्स ऊर्जा, एंथैल्पी व एंट्रोपी के मान क्रमशः G2, H2 तथा S2 है। तो समीकरण जो हमारे पास है, हमने पहले एक समीकरण पढ़ी है, डेल G अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू माइनस S से हमारे पास हो जाएगा, यदि डेल G इज इक्वल टू G2 माइनस G1 हो और डेल S इज इक्वल टू S2 माइनस S1 हो, तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा G अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S। गिब्स ऊर्जा की परिभाषा अनुसार क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। अब समीकरण 3 व 4 से डेल जी इज इक्वल टू डेल एच प्लस टी, अब हमने डेल एस की वैल्यू रख दी, डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, जो समीकरण 5 प्राप्त हो गई। ये जो समीकरण है वह गिब्स हेल्महोल्ट्ज की परिभाषा का एक रूप है जो गिब्स ऊर्जा व एंथैल्पी का संबंध को बताता है। ऊष्मागतिकी के मूलभूत समीकरणों में से निम्न समीकरण पर भी विचार करते हैं। डी ए इज इक्वल टू होता है, आप जानते हो, माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा ए ताप व आयतन का फलन है। तो ए इज द फंक्शन ऑफ टी एंड वी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करके, डी ए इज इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। समीकरण 6 व 7 की तुलना करने पर हमारे पास हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू माइनस एस हो जाएगा, और डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा। यदि डेल ए इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन हो और डेल एस टू इज इक्वल टू डेल एस डेल्टा एस इज इक्वल टू हो एस टू माइनस एस वन हो, तो समीकरण जो 9 है, ठीक है, समीकरण जो 8 है उससे अपन हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू माइनस डेल एस। हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस है, तथा अथवा डेल ए इज इक्वल टू डेल यू माइनस टी डेल्टा एस है, जो समीकरण 11 है। अब 10 व 11 को हम कर लें जैसे अपन ने तुलना की थी 6 व 7 की, तो डेल ए इज इक्वल टू हो जाएगा डेल यू प्लस टी इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी, और जो समीकरण 12 के रूप में हमारे को प्राप्त हो जाएगा। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज का दूसरा रूप है। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरणों की सार्थकता क्या है, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज समीकरणों की सार्थकता क्या क्या है। पहली सार्थकता तो यही है कि इन समीकरणों की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा बल जो है वो प्रेरित करता है, या रासायनिक अभिक्रियाओं को कौन सा बल जो है उसको होने के लिए इंसिस्ट करता है या होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो है, हम ये जानते हैं कि उत्पाद की मुक्त ऊर्जा क्रियाकारक की मुक्त ऊर्जा से कम है अथवा डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो वह अभिक्रिया स्वतः संपन्न होगी, और डेल्टा जी बराबर 0 है तो वह अभिक्रिया साम्य में होगी, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वह अभिक्रिया हमारी सोच के विपरीत दिशा में होगी। हम ये पहले ही बात कर चुके हैं। और इसके अतिरिक्त इन समीकरणों के कुछ और भी उपयोग हैं। पहला उपयोग और इसमें जो है वो है, गिब्स अथवा हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा तथा उसके संगत ताप गुणांकों को ज्ञात होने पर
परिवर्तन के दौरान हुए एंथैल्पी परिवर्तन अथवा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तनों का परिकलन भी किया जा सकता है। ये एडिशनल है। गिब्स ऊर्जा पर ताप के परिवर्तन के प्रभाव को भी ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार से अपन ये इनकी सार्थकता होती है। तो अब आप इनके न्यूमेरिकल वगैरह सब करेंगे। आप मेरे को कभी भी पूछ सकते हो, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। कभी भी आप मुझे फ़ोन करके कोई भी समस्या है, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड फर्स्ट और जो भी है मैंने आपको पढ़ाया है, वो कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।